हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट उसका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक द न्यूलिथिक एज पार्ट थर्ड तीसरा भाग इसका हम ले रहे हैं इसी टॉपिक का। और इसके अंतर्गत हम भारत में नवपाषाण युगीन संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की रही थी और मुख्यतः नवपाषाण क्रांति हम इसे क्यों कहते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में जैसा हम कह रहे हैं कि इस काल में से क्रांति का रूप भी दिया जाता है और क्रांति का मतलब एकदम से ये नहीं कि सारे परिवर्तन एक ही दिन में हो गए। सच यदि पूछा जाए तो नवपाषाण युग के प्रारंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है, परंतु साथ ही ये भी स्मरण रखना चाहिए कि नवपाषाण जीवन पद्धति का सूत्रपात एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। ये कार्य अचानक संपन्न नहीं हुआ था। यहाँ काफ़ी परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ था। जैसा कि इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मानव का भोजन उत्पादक के रूप में परिवर्तित होना। कृषि करने के लिए मनुष्य नदियों के किनारे स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, नवीन बस्तियां स्थापित करने लगे थे। कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन भी जोर पकड़ने लगा था, जबकि संख्या में वृद्धि होने के कारण मृद भांड भी अच्छी संख्या में बनने लगे थे। तो इसी प्रकार जीवनोपयोगी अन्य उपकरण उत्पादित व निर्मित होने लगे थे। परिणामतः शिल्प एवं विभिन्न व्यवसाय प्रगति करने लगे। नए नए व्यवसायों और शिल्पों के उदय ने मानव को अपने उपकरणों को और अधिक परिष्कृत करने के लिए बाध्य किया। हालांकि अभी तक धातु के हथियार निर्मित नहीं होने लगे थे, फिर भी पाषाण उपकरणों में ही पर्याप्त सुधार और विकास होने लगा था। पाषाण के औजार अब सुंदर और सुडौल बनने लगे थे। अब वे पहले से अधिक धारदार थे। इन पर पॉलिश कर चमकीला बनाया जाता था और इस तरह के हमें इस काल की पाषाण के शस्त्रों में कुल्हाड़ी सबसे महत्वपूर्ण मिलती है। कुल्हाड़ी का प्रयोग कृषि और बढ़ईगिरी दोनों में होने लगा था और अनाज अब पत्थर की ओखली में कूटा जाने लगा था, प्रस्तर की चक्की पर पीसा जाने लगा था। हड्डी और सींग से छैनी, रूखानी, बर्मा, सुई, दांतों वाले कंगे, मछली के जाल, कांटेदार बर्छी इत्यादि बनने लगे थे। इन उपकरणों के अवलोकन से ही ये अंदाजा हो जाता है कि नवपाषाण संस्कृति में अनेक शिल्पों का उद्भव हुआ, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, उन्हें पकाने, रंगने के व्यवसाय। ये व्यवसाय विकसित और बड़े पैमाने पर होने लगे थे। मिट्टी के खिलौने भी अब सुंदर आकार के बनाए जाने लगे थे। स्त्री पुरुषों को आभूषण धारण करने का भी शौक चढ़ गया था, परंतु आभूषण हड्डी और कीमती पत्थरों के ही बनते थे। नवपाषाण स्तर पर धातु कर्म के व्यापक ज्ञान के संकेत नहीं मिलते हैं। वास्तविक नवपाषाण स्तर धातु रहित माना जाता है। जहाँ कहीं नवपाषाण में स्तर धातु की सीमित मात्रा दृष्टिगोचर होती है, उसे पुरातत्ववेत्ता ताम्रपाषाण स्तर की संज्ञा देते हैं। तो नवपाषाण अर्थव्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर थी और पर इसका ये आशय नहीं है कि विभिन्न नवपाषाण युगीन स्थल एक दूसरे से अलग थलग थे। इसके विपरीत वे बहुधा व्यापारिक तंत्र से जुड़े थे और इसमें नवपाषाण स्तर की खास उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। ये तथ्य सहज स्पष्ट है कि मानव इतिहास में ये स्तर
अद्भुत महत्व का माना जा सकता है। इसी स्तर पर मानव ने सर्वप्रथम कृषि करना सीखा। इस नवीन कृषि जीवन पद्धति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम था जनसंख्या में वृद्धि और बड़ी संख्या में बस्तियों का बसना। श्रम विभाजन, पुरुष और स्त्री में भेद इसी युग में प्रकट होने लगे थे। विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त किए व्यापारियों का अलग वर्ग तैयार होने लगा था, जैसे कुंभकार, बढ़ई, चर्मकार, कृषक आदि। इसके साथ ही उत्पादन के कार्यों में पुरुषों की भूमिका प्रमुख रही होगी, परंतु कृषि कार्यों, गृह उद्योग, धंधों में स्त्रियों ने भी बराबर साथ दिया होगा। पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण पितृसत्तात्मक परिवारों का गठन हुआ। पुरातत्ववेताओं ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक अन्वेषण नहीं किया, परंतु समाजशास्त्रियों ने पुरातन और आधुनिक जनजातियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण खोज की है और उन खोजों के परिणाम स्वरूप ये पता चलता है कि नवपाषाणिक जातियां कुल चिन्हों के आधार पर कबीलों के रूप में संगठित थी और इसमें नवपाषाण में मानव प्रकृति की पूजा करने लगा था। अभी मंदिरों का या देवालयों का निर्माण नहीं हुआ था, साथ ही पुरोहित वर्ग भी अभी अस्तित्व में नहीं आया था, परंतु समाज व धर्म पर कहीं न कहीं किसी वर्ग विशेष ने अपना प्रभाव जमा लिया था और लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करने लगे थे। मातृदेवी की उपासना भी आरंभ हो गई थी। मृतकों को दफनाते समय उनके जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी शव के साथ रखी जाने लगी थी और ये सारी चीज़ें हमें नवपाषाण काल के समय में देखने को मिलता है। जहाँ तक पारिवारिक जीवन की बात करें तो स्त्रियों की भूमिका भी प्रधान रही थी। कृषि कार्य में वह सहयोग देती थी, घरेलू कार्य वो करती थी और ऐसा नवपाषाण युग में परिवार गठन में स्त्रियों की भूमिका प्रधान रही थी। संयुक्त परिवार के गठन में भी उनका सहयोग स्मरणीय है। भवन निर्माण, यहाँ के हमें बुर्ज होम में 16 गड्ढे इस प्रकार के मिले हैं, जैसे लोग यहाँ पर नवपाषाण काल के प्रारंभिक युग में लोग निवास करते रहे हों। ये नवपाषाण काल के प्रथम उपकाल के माने जाते हैं। गड्ढे भूमि के अंदर गहरे खोदे जाते थे, ऊपर से उनका मुख संकरा होता था और अंदर का भाग विस्तृत होता था। इन 16 भूमिगत मकानों के चारों तरफ स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं, उन पर घास फूस की छत बनाई जाती होगी। गड्ढों के आसपास के चबूतरे के अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से इस नवपाषाण युग में भी द्वितीय काल में अर्थात प्रारंभिक नवपाषाण कालीन स्तरों में गड्ढे से निकलकर बाहर मैदान में अपने आवास बनाने लगे। मकान बनाने में कंकड़ पत्थरों का प्रयोग भी करने लगे। प्रारंभ में मकान आयताकार होते थे, मकानों में फर्श भी बनाई जाती थी। बुर्ज होम में तो गेरू रंग के प्रलेप किए गए भी मकान मिले हैं। मकानों में चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। इन मकानों को विभक्त करने हेतु मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी और मकानों के खंडरों में घरेलू सामग्री जैसे चूल्हे, सिल्लोड़े, मृदभांड के अवशेष भी मिले हैं। धार्मिक जीवन, जैसा अभी ये माना जाने लगा है कि मानव का धर्म के क्षेत्र में कुछ कदम उसने आगे बढ़ाए थे और धर्म, विश्वास, अनुष्ठान की भावना का सूत्रपात भी यहाँ शुरू हो चुका था। यदि हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में नवपाषाण युग की नई तकनीकों का प्रयोग हमें बाहर यदि देखें तो सीरिया और फिलिस्तीन में मिलता है, जहाँ इनका समय 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व बताया गया है। यदि इस समय देखें अन्य चीज़ें तो वहाँ पर मकान सुखाई गई ईंटों से बनाए जाते थे। मेहरगढ़ में भी मकान बनाने लग गए थे
और उस समय के मकान में छोटे छोटे कमरे होते थे जिसमें अग्नि के लिए निश्चित स्थान होता था। मेहरगढ़ से पत्थर और हड्डियों से बने कई प्रकार के परिष्कृत औजार भी मिले हैं जो इस बात के संकेत देते हैं कि मेहरगढ़ के मानव ने टोकरियां बनाना तथा जानवरों के बाल और ऊन से कपड़ा बनाना सीख लिया था। इस समय तक समाज में गरीबों और अमीरों के बीच भेदभाव आरंभ हो गए थे। अमीर और शक्तिशाली वर्ग कृषि की अतिरिक्त उपज का एक बड़ा भाग प्राप्त करके उन्हें गोदामों में रखना लगा था तथा ये वर्ग अनाज के बदले हाथ से बनाई हुई वस्तुओं को प्राप्त करता था। मेहरगढ़ में मृत व्यक्तियों का दफन किया जाता था। उनकी कब्रों से इस तरह के आभूषण और अन्य चूड़ियाँ ऐसी रखी जाती थी। यहाँ पर यदि हम पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो मध्य गुजरात में लंखनाज नामक स्थान से प्राप्त औजारों और वस्तुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है इस क्षेत्र में 2550 से लेकर 2185 ईस्वी में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। अरावली पहाड़ों के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित बागोर से भी हमें 5365 से 2315 ईस्वी की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। बागोर की प्रथम संस्कृति में रहने वाला मानव भेड़, बकरी, सूअर, बैल आदि पशुओं को पालने लग गया था और साथ ही बागोर की संस्कृति के द्वितीय चरण में वह तांबे का प्रयोग करना और मिट्टी के बर्तन बनाने भी लग गया था। पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत के प्रदेशों में नवपाषाण युग की सभ्यता यहाँ भी हमें मिलती है और यहाँ पर पश्चिम भारत में अनाजों को कूटा पीसा जाता था, ऐसे उपकरण मिले हैं। इसके अतिरिक्त हाथ से बने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर की दालों के उगाए जाने की प्रमाण मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व के बाद यदि उत्तर दक्षिण भारत के बारे में हम देखें तो यहाँ पर भारत में नवपाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। कश्मीर की घाटी में बुर्जहोम तथा गुफ क्रामल नामक स्थान पर हमें इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम जहाँ मिट्टी के बर्तन नहीं मिले और इनका जो समय विद्वानों के द्वारा आंका गया है वह 2800 से 2500 ईसा पूर्व है और इसके बाद इन प्रदेशों में नवपाषाण युग की संस्कृति के अनेक चिन्ह मिले हैं। यहाँ मनुष्य नदी के किनारे ऊंचे चबूतरों पर मकान बनाता था। बर्तनों पर चित्रकारी के प्रमाण भी मिले हैं जो इस बात का द्योतक है कि इस प्रदेश में मनुष्य जो है पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाने लग गया था और कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था और धीरे धीरे शिकार का महत्व कम हो गया था। यदि हम इस समय की नवपाषाण युग की ताम्र संस्कृति की बात करें तो आमतौर पर 4200 से 3200 ईसा पूर्व के मध्य नवपाषाण युग की संस्कृति ताम्र युग की संस्कृति की ओर उन्मुख हो रही थी। तो नवपाषाण युग में मनुष्य ने पत्थर, हड्डियों, इनके अनेक प्रकार के औजार बनाना आरंभ कर दिया था। इनका प्रयोग वो कृषि और अन्य कार्यों के लिए भी करता था और उसने ये अनुभव किया था कि पत्थर, हड्डियों के औजार की आयु कम होती है, अतः एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता महसूस करने लगा था जो पत्थर और हड्डियों से अधिक मजबूत हो और सबसे पहले उसने तांबे के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। तांबे के औजार बनाने लगा था लेकिन उसने पत्थर और हड्डी के औजार बनाना अभी नहीं छोड़ा था क्योंकि तांबे को प्राप्त करने और उसके औजार बनाने की विधि कठिन और खर्चीली थी। तो इस युग को जिसमें मनुष्य पत्थर व तांबे के औजार बनाकर उनका प्रयोग करता था, इसीलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं।
तो प्रारंभ में मनुष्य नदियों के किनारे से तांबे के टुकड़े इकट्ठा कर उसके औजार बनाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह छोटी छोटी खानों से तांबा निकालने लगा, उसे पिघलाकर औजार बनाने लगा। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 5000 ईसा पूर्व के लगभग तांबे का प्रयोग सुमेरिया में हुआ। 3000 ईसा पूर्व तक इसका प्रयोग एशिया, यूरोप, अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में हुआ। और समय के साथ मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि भी सीख ली थी, क्योंकि तांबे की अपेक्षा कांसा अधिक मजबूत होता था। तो इस युग की सभ्यता को आगे हम कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। और इरफान हबीब ने भी प्री हिस्ट्री नामक अपनी बुक में भारत में नवपाषाण युग से लेकर कांस्य युग की संस्कृति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और उनके अनुसार सिंधु घाटी के क्षेत्रों में इस संस्कृति का विकास 4000 से 3200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। विश्व के कुछ अन्य भागों में के सामान्य क्षेत्र में भी तांबे के साथ साथ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। 1000 ईसा पूर्व के बाद जब मानव ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया तो पत्थर के औजारों को बनाने की प्रक्रिया का अंत हुआ था। तो इस तरह से हमें नवपाषाण काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बुर्जहों, मेहरगढ़ या अन्य क्षेत्रों की हमने दक्षिण और आदि जगह की भी बात करी है। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर गुजरात में रूपम नदी के तट पर प्रयास पाटन में यहाँ से भी इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। बड़ौदा के निकट नागवाड़ा की संस्कृति का प्रथम काल 3000 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। और अभी तक बंगाल, बिहार, दक्षिण में युग की संस्कृति के स्थलों की खोज बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। लेकिन D.K. भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अन्य स्थलों जहाँ ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के होने के प्रमाण मिले हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और ये स्थल हैं बलूचिस्तान व सिंधु नदी के मैदान के मध्य में स्थित हैं। और इसमें राना गुंडई, पेरियाना गुंडई, सुरजंगल, अंजीरा, सरायखोला, जलीलपुर, रहमान ठेरी आदि का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो इस काल में जो खास बात हमें मेहरगढ़ थर्ड से भी जो पत्थर के औजार मिलते हैं वो देखकर लगता है पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत हैं। यद्यपि नवपाषाण युग में पत्थर के औजारों को बनाने में जिन तरीकों को काम में लाया जाता था वे इस युग में भी प्रचलित थे, किंतु इस समय तक इनको बनाने में पहले की अपेक्षा मानव ने अधिक दक्षता हासिल कर ली थी। और इस समय तक बर्तन बनाने की कला भी विकसित हो गई थी। चाक से बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को भट्टों में पकाया जाने लगा था, उनका प्रयोग विशाल पैमाने पर होने लगा था। और इस समय में बर्तनों पर मनुष्यों और पशुओं के चित्रों के अतिरिक्त ज्यामिति की शैली पर आधारित चित्र भी बनाए जाते थे। यहाँ मेहरगढ़ से ही हमें तीसरे स्तर में भट्टियों और छोटे छोटे कारखानों के पाए जाने का भी प्रमाण मिलता है, जिससे विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस समय में समाज में श्रम विभाजन की प्रथा आरंभ हो गई थी। कुछ मनुष्य अपना सारा समय एक प्रकार की वस्तु के उत्पादन में व्यतीत करने लगे तथा उत्पादित वस्तुओं को विनिमय प्रणाली द्वारा दूसरों को बेचते थे, क्योंकि उस समय तांबे और बहुमूल्य पत्थर आदि से औजार और वस्तुओं का निर्माण वो करता था। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अन्य प्रदेशों से इन्हें लाया करता था। तांबे की सील का पाया जाना ये बताता है कि इस समय तक व्यापार करने की प्रथा का भी आरंभ हो गया था। मकानों की बनावट से भी लगता है कि इस युग में मानव नवपाषाण युग की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गया था। और कब्रों में दफनाए गए मृतकों के अवशेष आभूषणों से प्राप्त आभूषणों तो वैसे ही उनके समान ही, किंतु
यहाँ पर संख्या में, काफ़ी संख्या में, जैसे बच्चे और उनके आभूषण कम मिलते हैं, लेकिन वृद्ध जो स्त्रियां हैं उनके शवों के पास हमें आभूषणों की संख्या ज़्यादा मिलती है। तो कुछ का ऐसा मानना है कि मनुष्यों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाज में परिवर्तन हुआ है। मृतक मनुष्यों के साथ साथ पशुओं और कुछ वस्तुओं को नहीं रखा जाता था, और अब कई मनुष्यों को एक साथ भी दफनाया जाने लगा था। तो इस तरह से मानव विकास की प्रक्रिया को हम विभिन्न स्तरों पर जो कुछ भी सामग्री मिलती है उसको समझ सकते हैं।